कि जो ये आंदोलन था, ये हाईजैक हुआ है क्या? नहीं, हाईजैक नहीं हुआ है। हाईजैक तो हुआ ही है। इसमें सच्चाई है क्या कोई? नहीं, देखो, विकास कोई मंच पे घोषणा करने से विकास नहीं होता है। अब मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं सर? देखो, नहीं, देखो, बीजेपी में तो हर विधानसभा में बगावत है, चाहे पौंटा है, चाहे नाहन है, चाहे शिलाई है। तो क्या आप मंत्री पद के हकदार होंगे? तो मंत्री भी मंत्री से ऊपर भी हो सकते हैं, उसमें क्या है। मैं कहूँ कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो भावी सीएम हो सकते हैं क्या? नहीं, अब देखो, ये तो उसको कांग्रेस पार्टी पौंटा से टिकट देगी। नहीं, जो ये हाटी का मुद्दा है, कोई आज का मुद्दा नहीं, तो बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, रह रहकर जवाब भी आ रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मंजीत सिंह की मौजूदगी। शिलाई की मजबूत आवाज़ आज हमारे साथ है। शिलाई क्षेत्र की जो नुमाइंदगी करते हैं आज वो हमारे साथ है। इशारे को आप समझ जाइए। फिलहाल शिलाई क्षेत्र के जो विधायक है ठाकुर हर्षवर्धन जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कई सवाल होंगे और कई सवालों का जवाब आज उन्हें देना भी होगा। यकीनन इन सवालों का जवाब आप भी चाहते हैं। तो विधायक साहब, शुक्रिया हमें हाँ, ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप पौंटा साहिब आए, इसके लिए आपका अभिनंदन है। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो रूठे हैं उन्हें मनाना। मैं आपके माइंड सेटअप से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए हर्ष जी क्या कर रहे हैं? जो रूठे हैं कांग्रेस से, उनका वापसी के लिए रास्ता और या उन्हें मनाने का रास्ता? नहीं, निश्चित रूप से जब चुनाव नज़दीक आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग नाराज़ भी होते हैं। हमने कोशिश की है कि हमारे, वैसे तो कांग्रेस पार्टी के शिलाई में बहुत कम लोग नाराज़ हैं, बहुत कम लोग रूठे हैं, मगर जो भी लोग रूठे हैं, नाराज़ हैं, हमने उनको मनाने का सिलसिला शुरू भी किया और बहुत सारे लोगों को मनाया भी है। और एकजुट होकर के आज शिलाई कांग्रेस के सभी लोग जो हैं वो कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े हैं। और निश्चित रूप में आने वाले चुनाव में, विधानसभा का चुनाव जब भी होगा, शिलाई में जो है कांग्रेस का परचम जो है वो दोबारा से लहराएगा। सर, कहते हैं कि दावों पे राजनीति चलती है। बीजेपी पूरा दमखम भर रही है कि जो हाटी समुदाय है उनको उनका हक बीजेपी दिलाकर रहेगी। कहा जा रहा है कि चंद रोज के अंदर ये मोहर भी लग जाएगी। क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या फिर कुछ और? अगर ऐसा होता है तो इस लड़ाई को क्या कांग्रेस अपने आप को कमज़ोर पाएगी या अपने आप को मजबूत पाएगी? आपके चश्मे से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई को आप क्या समझते हैं? नहीं, जो ये हाटी का मुद्दा है, कोई आज का मुद्दा नहीं है, तो बहुत लंबे अरसे से सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने इसको जो है वो उठाया है। और मैंने खुद विधानसभा में 2 बार इसको उठाया और विधानसभा से रेजोल्यूशन पास करा करके केंद्र सरकार को भिजवाया है। और जो हाटी शब्द है, इस हाटी शब्द को मैंने 1996 में ज़िला प्रशासन से ऐड करवाया है, वरना प्रशासन इसको ऐड नहीं कर रहा था। तीसरी बात जो है कि हम धन्यवाद करेंगे वीरभद्र सिंह जी का भी, जिन्होंने ट्राइबल डिपार्टमेंट, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नोडल एजेंसी हिमाचल यूनिवर्सिटी के ट्राइबल डिपार्टमेंट को बनाया। फिर वीरभद्र सिंह जी की सरकार आई और वीरभद्र सिंह जी के आदेश अनुसार ट्राइबल डिपार्टमेंट ने सर्वे करके एक पॉजिटिव रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव हाटी के मुद्दे पे जीता है और उनके घोषणा पत्र में था कि हम इसको ट्राइबल डिक्लेयर कराएंगे। आज जो है हिमाचल में भी कांग्रेस की, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार है। और अगर अब नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कभी होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में केंद्र में जब भी सरकार आई थी वो स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं थी, फ्रैक्चर्ड था। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के जुड़ करके कोalition से सरकार चलती थी, जिसमें कि जो ऐसे इश्यूज़ हैं वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाते थे। मगर आज 2/3 बहुमत केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के पास है और हम समझते हैं कि जब इन्होंने वायदा किया है इसको निभाएंगे। अब चुनावी घोषणा है, चुनावी स्टंट है क्या नहीं है, ये तो समय बताएगा। मगर अगर होता है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि कहते हैं ना कि हर
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। कोई भी आप काम करोगे एक पॉजिटिव साइड भी होगी, एक नेगेटिव साइड भी होगी। अब किसको कितना लाभ होगा, किसको राजनीतिक लाभ होगा, वो समय बताएगा। मगर हमें अफसोस इस बात का है कि जो हाटी समिति के पदाधिकारी हैं, अभी हुआ नहीं है ये, अब केंद्र सरकार के विचाराधीन है। मगर हाटी समिति के लोग जो हैं वो अभी से वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। तो हाटी समिति तो एक गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल फोरम है। तो ऐसे हाटी समिति के लोगों को शर्म आनी चाहिए, वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए पहले से वोट मांग रहे हैं। और मैं आज याद करना चाहूँगा कि जो इनके अध्यक्ष हैं, आज हाटी समिति के अध्यक्ष जो हैं, वो तो 3 साल पहले नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अध्यक्ष बने हैं। और वो तो इस हाटी मुद्दा है उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये मैं नहीं कहता, आज ट्रांसगिरी के या उस रेणुका चुनाव क्षेत्र के लोगों से आप पूछ सकते हैं। और हमको याद करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, अच्छा काम कर रहे हैं आज अध्यक्ष हैं, जो भी अध्यक्ष हैं पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। मगर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो इस हाटी आंदोलन को जहाँ से शुरुआत की, जिन लोगों ने, प्रोफेसर अमर सिंह जी हैं, प्रोफेसर सुंदर सिंह है, प्रोफेसर रूप कुमार है, प्रोफेसर जोगीराम जी हैं, जीत सिंह कठवाड़े है, बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस मूवमेंट को चलाने में। प्रताप सिंह तोमर जी जेलदार जी हैं, सुरेंद्र हिंदुस्तानी है, बहुत सारे लोग हैं। मगर आज एक ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि 2 हाटी समिति के पदाधिकारी और एक नेता, 3 ही आदमी जो है इसके लिए काम करे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये आंदोलन था ये हाईजैक हुआ है क्या? नहीं, हाईजैक नहीं हुआ है। हाईजैक तो हुआ ही है, 4 आदमी कर लेते हैं, हाँ 4 आदमी कर रहे हैं। मगर आज से पहले भी ये जो मुहिम चली है, आंदोलन हुआ है, लोगों ने समय समय पर इसको उठाया है। ये तो ठीक है, आज राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी है, माकूल बनी है आज राजनीतिक परिस्थिति, जिसमें दोनों केंद्र में भी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है। मगर ऐसी परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति पहले कभी नहीं बनी। अगर ऐसी राजनीतिक परिस्थिति कभी पहले बनती तो हो सकता है हाटी वाला इशू जो है बहुत पहले इसको जो है वो हो गया होता। सर, बीजेपी की जो विकास की गाड़ी है, कहा जा रहा है कि वो शिलाई में ज़्यादा चल रही है या घसीटा जा रहा है। इस बात की चर्चाएं भी तेज़ थी कि जो हर्ष साहब है वो सीएम साहब से मिलते हैं, वो कहते हैं कि देखिए साहब, ये विकास की नोटिफिकेशन तो मैंने जारी की थी, काम हमने कराया और उसका श्रेय जो है बीजेपी लेके जा रही है। तो ठाकुर साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसमें सच्चाई है क्या कोई? नहीं, देखो, विकास कोई मंच पे घोषणा करने से विकास नहीं होता है, शिलान्यास और उद्घाटन करने से विकास नहीं होता है। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, एक भी स्कीम शिलाई चुनाव क्षेत्र में बताए जिसकी शुरुआत आज से 4.5 साल पहले हुई और अब ख़त्म हुई? एक भी स्कीम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया अभी कोफट्टा डिग्री कॉलेज का, कांग्रेस पार्टी की देन है। पीने की पानी की स्कीम्स हैं कुछ, जो शुरुआत जिसका उद्घाटन किया है कांग्रेस पार्टी की देन है। एक नई स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृति, ठीक है कुछ दफ्तर इन्होंने खोले हैं, मगर कोफट्टा में एसडीएम का दफ्तर खोला, एसडीएम नहीं है वहाँ पे, स्टाफ नहीं है। और मुख्यमंत्री ने आज 4 साल पहले शिलाई हॉस्पिटल को 100 बेडेड हॉस्पिटल की घोषणा की थी, आज बिस्तर वहाँ 20 ही हैं, 4 डॉक्टर हैं। तो ऐसी घोषणा जिससे जनता को लाभ ना हो, कर्मचारी ना, तो वो को मायने नहीं रखती है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अध्यापक नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है। रोनहाट डिग्री कॉलेज की 4.5 साल पहले ज़मीन दी है, उसके टेंडर अब पैसे स्वीकृत, कोई 5 करोड़ रुपए अब बिल्डिंग के लिए, जब मेरे कहने पे मैंने जब विधानसभा के अंदर बाहर उठाया, अब टेंडर किए गए हैं। तो ऐसी उसको खोल के फ़ायदा कोई नहीं है। अब कमरों में ना तहसीलदार है, ना नायब तहसीलदार है। अब ये कहते हैं जी कि तहसीलदार जो है वो जाखना भी जाएगा, स्तौन भी जाएगा तो तब जाएगा ना जब तहसीलदार होगा। शिलाई में तहसीलदार जो है वो रोहनाट में शायद नायब तहसीलदार है, शिलाई में एक ही तहसीलदार नायब तहसीलदार है, तहसीलदार नहीं है। तो आज शिलाई चुनाव क्षेत्र में कर्मचारियों का अभाव है। विकास और काम तो कर्मचारियों से होगा ना, तो केवल घोषणाएं करने या नोटिफिकेशन करने से नहीं होगा। मैंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में प्रश्न पूछा, 21 शिलान्यास किए मुख्यमंत्री ने, और 21 शिलान्यास की जो कॉस्ट है वो 139 करोड़ है, मगर पैसा कितना आया? 16 करोड़ रुपये। ये सब विधानसभा में सरकार का जवाब है, और वो 16 करोड़ रुपए भी एमएलए प्राथमिकता पे मैंने कराए हैं, उस पैसे स्वीकृत किए। तो विकास तो पैसे से होगा, घोषणाओं से और दफ्तर खोलने से विकास नहीं होता है। जो अभी चुनाव होने हैं, हम अगर आपकी टक्कर की बात करें, वीर सिंह राणा जी को आप
किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आपकी टक्कर जो है श्री बलदेव तोमर के साथ होने वाली है या फिर वीर सिंह राणा जी के साथ? नहीं, देखो, अब चुनाव में कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, कौन नहीं उतरेगा, तो समय बताएगा। किसी के बारे में आंकलन करना पहले चुनाव से पहले मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। वीर सिंह राणा जी 2017 में भी वो घूमे, चुनाव लड़ने के मन बनाया उन्होंने, मगर फिर वो उन्होंने नौकरी 2-3 साल नौकरी की है, अब वो फिर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वो तो उन पे निर्भर करेगा, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सारी बातें तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। और जैसा भी होगा, मैंने तो चुनाव लड़ना है, ABCD कोई भी चुनाव में आए, चाहे 1 आएंगे चाहे 2 आएंगे, मैंने चुनाव लड़ना है और निश्चित रूप में शिलाई में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप में जीतेगी। सर, जो कांग्रेस टिकट बांटेगी, इसको लेकर बीजेपी में उबाल चल रहा है। आप खबरों की सुर्खी आप देख ही रहे होंगे, हेडलाइंस में छाया हुआ है। टिकट बांटने का जो प्रोसेस है वो रहेगा क्या? जो पैरामीटर्स है उसके, वो रहेंगे क्या? नहीं, अब हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने पैरामीटर होते हैं, टिकट्स एलोकेशन के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। वो उसमें जैसे कांग्रेस में अभी विचार चल रहा है कि भी जो लोग 3 बार लगातार हारे हैं उनको टिकट ना दिया जाए, जो लोग एक बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं, शायद मुझे लगता है 8-10 हज़ार के करीब है, जो से यार उनको टिकट ना दिया जाए। और इस तरह से जिनकी छवि ख़राब है, जिनके ऊपर केसेस हैं, इस तरह से कांग्रेस हाईकमांड विचार कर रही है और पैरामीटर बना रही है। अब वो इम्प्लीमेंट हो गए या नहीं हो गए तो इट इज़ फॉर द हाईकमांड टू डिसाइड, मगर कांग्रेस के विचार में ये चीज़ें हैं। बाई इलेक्शन में बम्पर जीत आप लोगों ने हासिल की है, उसके लिए बधाई। लेकिन ये जो चुनाव है, अगर मैं बतौर वोटर मैं करूं, अब मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं सर? देखो, चुनाव जो अभी हुए हैं, बीजेपी कहती थी जो चुनाव मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा कहती थी सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त, एक भी सीट नहीं, 4-0। ये हिमाचल प्रदेश में क्या होने जा रहा है उस बात का एक संकेत है। और मैं आज आपको कह सकता हूँ कि बीजेपी ने जो सर्वे कराए हैं, बीजेपी के सर्वे हैं, कांग्रेस के सर्वे हैं, उन सर्वेज़ में बीजेपी के 15 सीटें भी नहीं आ रही उनके। और भारतीय जनता पार्टी के जो 12 मंत्री हैं, 12 मंत्री में से केवल भाजपा के सर्वे में 2 मंत्रियों को जीता हुआ मुख्यमंत्री और 1 मंत्री को जीता हुआ दिखाया गया है। ये सर्वे है, ये मेरे सर्वे नहीं है। और ये बीजेपी के सर्वे जो है वो मीडिया में लीक हुए हैं। ये तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय है। आज बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं। अभी खीमेराम जी जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इंदु वर्मा जो राकेश वर्मा जी की वाइफ हैं ठियोग से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। सुरेश चंदेल जी जो सांसद भी रहे हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। आज कहते हैं ना कि जब जहाज़ डूबता है तो सबसे पहले जो लोग वो पार्टी अपनी छोड़ते हैं, तो आज कांग्रेस की ओर लोग आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि आपका लंच का वक्त हो चुका है। आप पोंटा साहिब में है, जाहिर सी बात है सवाल पोंटा को लेकर भी होना चाहिए। सवाल पोंटा को एक मंत्री पद से भी नवाजा गया है, सवाल पोंटा को लेकर भी होना चाहिए। पोंटा बीजेपी में एक बड़ी फुट देखी जा रही है, क्योंकि नेतृत्व तो आपके पास पूरे हिमाचल का है, तो सवाल बनता है पोंटा साहिब बीजेपी में एक बड़ी फुट देखी जा रही है। इस फुट को, ये क्या एक स्ट्रैटेजी है लोगों का दिमाग भटकाने की? और अगर मैं आपके नज़रिए से बात करूं बतौर सीनियर लीडर, आप इसको किस नज़र से देखेंगे? नहीं, देखो, बीजेपी में तो हर विधानसभा में बगावत है, चाहे पोंटा है, चाहे नाहन है, चाहे शिलाई है, चाहे हिमाचल प्रदेश के और बहुत सारे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 2 खेमों में बंटी हुई है, धूमल ग्रुप और नड्डा या जयराम ग्रुप बंटी हुई है। तो अभी तो इनकी जो लड़ाई है वो सड़कों पे आएंगी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी और राजनीतिक पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ेंगे। वो आप देखो खेल क्या होता है। क्योंकि धूमल ग्रुप को साइडलाइन करने में जो है भारतीय जनता ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने बड़ी कोशिश की है। और हमारे कांग्रेस के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में बहुत सारे लोग शामिल होंगे। कांग्रेस आएगी तो क्या आप मंत्री पद के हकदार होंगे? नहीं, मंत्री पद के तो मंत्री भी मंत्री से ऊपर भी हो सकते हैं, उसमें क्या है। मैं कहूँ कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो
भावी सीएम हो सकते हैं क्या? नहीं, अब देखो, ये तो कांग्रेस हाईकमांड ने तय करना है कि कौन क्या बनेगा। मगर निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं, 3-4 टॉप के लीडर आए हैं, उसमें मेरा है। मैं डिप्टी सीएलपी लीडर हूँ, तो मेरा कद्दावर नेताओं में मेरा नाम है। और निश्चित रूप से जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मुझे एक अच्छा पद मिलेगा, ताकि हम अपने चुनाव क्षेत्र का, जिला सिरमौर का और हिमाचल प्रदेश का जो विकास है उसको हम ठीक ढंग से कर सकें। मैं ये कह सकता हूँ कि आज राजनीति में जो अच्छी छवि के लोग, ईमानदार लोग बहुत कम है। और मैं इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं तो एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में, एक पढ़े लिखे, एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति के रूप में मेरी पहचान है। और आज समय है, कांग्रेस पार्टी के को भी समय है कि ऐसे लोगों को, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे अन्य पदों में जो है, जिनकी जनता की नज़रों में जिनकी अच्छी छवि, उनको आगे बढ़ाना, उनको आगे ले जाना जो है वो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। रानी साहिबा का जो आशीर्वाद है वो मिलेगा क्या सर? नहीं, तो रानी साहब का आशीर्वाद तो सबको मिलेगा। हमारी प्रदेश की अध्यक्ष हैं, 68 के 68 जो उम्मीदवार होंगे उनको उनका आशीर्वाद मिलेगा। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हम सारे कांग्रेस के जो लोग हैं, चाहे प्रतिभा सिंह जी हैं, चाहे सुखविंदर सुक्खू है, चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी है, चाहे मैं हूँ, चाहे और लोग हैं, हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और हर व्यक्ति जिसको टिकट मिलेगा, हम सब लोग मिलकर के उसके लिए काम करेंगे, प्रचार करेंगे। सर पांवटा साहिब में, भैया आखिरी सवाल है मेरा, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। पांवटा साहिब में कांग्रेस को एकजुट करने के लिए, आप माने या ना माने, कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए, मजबूत शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ कि थोड़ी सी मजबूत है, और मजबूत करने के लिए आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? और मैं इशारों में समझने की कोशिश करूँ तो पांवटा साहिब में विधायक का टिकट आएगा किसके खाते में? क्योंकि इंटरनली तो सब लोग दावे कर रहे हैं कि हाँ भैया हम खास है, हमें टिकट मिलेगा, हम रानी साहिबा के करीब है, या हम विक्रमादित्य जी के करीब है, हमें टिकट मिलेगा। हालांकि वो कई पब्लिक डोमेन में वो कह चुके कि ऐसा नहीं है, इसमें कोई संबंध वाली बात नहीं चलेगी। टिकट जो है, जो प्रोटोकॉल है, जो भी रहता है ना, जो डेकोरम रहता है, उसके आधार पर हम टिकट बांटेंगे। मैं सिर्फ पांवटा की बात जानना चाह रहा हूँ, कि एक्सक्लूसिव जानकारी जानना चाह रहा हूँ, कौन होगा सर पांवटा का सरदार? नहीं, पांवटा में जो टिकट मिलेगा, देखो कांग्रेस ने अपने सर्वे किए हैं, और जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा उसको कांग्रेस पार्टी पांवटा से टिकट देगी। अब कौन होगा कौन नहीं होगा, ये तो जो सर्वे की रिपोर्ट है उस आधार पे, और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को तय करना है। सर आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी को डैमेज करेगी या कांग्रेस को डैमेज करेगी? फ़ायदा किसको पहुंचाएगी सर? देखो, आम आदमी पार्टी, जो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी की एक हाइप थी 6 महीने पहले जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वो आज नहीं है। और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके दोबारा अपनी राजनीतिक पार्टियों में वापस आ रहे हैं। जो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ना अस्तित्व, यहाँ पे तीसरे जो पार्टी है उसका यहाँ जगह नहीं है हिमाचल प्रदेश में। जो यहाँ पे मुकाबला होगा वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही हो सकता है। एक आधी सीट में कहीं कोई तिकोने मुकाबले में कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति जिसको टिकट नहीं मिलेगा, वो आम आदमी पार्टी से अगर चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है वो वहाँ पे थोड़ी बहुत फाइट दे पाए। अदरवाइज़ आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कुछ नहीं है। सर ये तो गलत बात है ना, जो आपका मनीष ठाकुर साहब है, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई। मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। देखो, किसी को मनाना या नहीं, उसको तो, मनीष ठाकुर जी को तो हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी यूथ कांग्रेस में रहे हैं, और उनकी एक कांग्रेस में एक पहचान थी। तो उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, पार्टी ने उनको बहुत इज्जत मान सम्मान दिया है। अब उनका व्यक्तिगत फैसला था, वो कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, तो उनका, हर आदमी अपना जो भविष्य। सर माफ़ कीजिएगा साहब, आपकी बात को मैंने काटा। जो लोग रूठे हैं, क्या उनके लिए कांग्रेस में जगह खाली है? और जो लोग बाकी पार्टियों से निराश है, क्या उनके लिए कांग्रेस का जो हाथ है उनका दामन थामने के लिए तैयार है क्या? नहीं, निश्चित रूप से हम तो स्वागत करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी पैठ है, जिसको कांग्रेस पार्टी की नीति, कार्यक्रम और नेतृत्व में विश्वास है, वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे, चाहे पांवटा विधानसभा क्षेत्र है, चाहे शिलाई है, चाहे नाहन है, चाहे हिमाचल का कोई भी क्षेत्र है, उसमें सबके लिए दरवाजे खुले हैं। हम हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। तो एमएलए साहब थे शिलाई से, कई बातों को लेकर उन्होंने खुल के बयान किया है, और उनकी मुस्कुराहट और उनकी गंभीरता काफ़ी कुछ बयान कर रही है। कहते हैं राजनीति में बहुत कुछ होता है,
आपको और हम सबको मिलकर इंतज़ार करना होता है। बातों का असर कहाँ तक होगा, ये भी आने वाला समय ही तय कर पाएगा। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।